हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देख बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की फिजिक्स, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे एरर के बारे में, है ना। तो एरर से रिलेटेड जितने भी आपके टर्म हैं, जितने भी आपके डेफिनेशंस हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हम उनको समझेंगे, और उनको समझने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। बहुत ही ईजी है, लेकिन सबसे पहले आपको इनकी थ्योरी समझनी पड़ेगी। जब तक अगर आप थ्योरी नहीं समझोगे, आपको ये एरर एनालिसिस समझ में ही नहीं आएगा। ओके, तो पेन और कॉपी आप लोग सभी निकाल लो, नोट्स बनाते चलो। जो भी आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है उन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलो, ठीक है। तो एरर एनालिसिस में सबसे पहले हमें दो टर्म समझने होते हैं। अगर आप इन दो टर्म को अगर डिफरेंस अगर आप कर पाए, है ना। हमें बेसिकली दो टर्म समझने हैं। वो हमारा दो टर्म है, एक है आपका एक्यूरेसी और एक है आपकी प्रिसीजन, है ना। सुनने में दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, बट ये अलग है। एक्यूरेसी अलग है, प्रिसीजन अलग है। हम इनको जब मैथमेटिकल टर्म में समझेंगे ना, किसी एक नंबर को लेकर के, तब हमें ये एग्जैक्टली समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। चलो समझते हैं क्या है ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। चलो बच्चे, देखो समझते हैं एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी का देखो एग्जैक्टली मतलब क्या हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा कि आपके पास, ठीक है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि देखो बच्चे, ये मेरे पास एक रॉड थी, मैंने इसको मेजर्ड किया है और इसकी वैल्यू जो है वो मान लो 3.43 है, ठीक है, सेंटीमीटर, है ना। ये इतनी लंबी इसकी लेंथ है, इस रॉड की इतनी लंबी लेंथ है, और वो साइंटिस्ट एकदम एग्जैक्ट तरीके से मेज़र किए हैं, है ना। ये एकदम सही वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू जो सही तरीके से जो मेजर्ड करी गई, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या नाम है, आपको याद रखनी है, ट्रू वैल्यू, बिल्कुल। अब देखो, अब इन्होंने कहा कि चलो मैंने तो मेज़र कर दिया, है ना, हर तरीके से मैंने मेज़र किया, तो हमें हर बार जो वैल्यू मिल रही है वो 3.43 सेंटीमीटर मिल रही है। अब इसी रॉड को आपको अब दे दिया जाए। मान लो पहले बच्चे ने मेज़र किया, पहले मान लो बच्चे ने मेज़र किया, तो मान लो उसने बताया कि नहीं सर ऐसा है, इसकी जो वैल्यू आई है वो 3.12 के आसपास सेंटीमीटर आ रही है। समझ गए। एक दूसरे बच्चे ने मेज़र किया, तो दूसरे बच्चे ने कहा सर ऐसा नहीं है सर, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 3.34 के आसपास आ रही है, ठीक है। मान लो एक तीसरे बच्चे ने मान लो मेज़र किया, तीसरे बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 3.41 के आसपास आ रही है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब तो भाई कौन सी वैल्यू सही मानी जाए। साइंटिस्ट तो जो है इतना मेज़र करके बता के गए, इन सभी बच्चों का अलग अलग आ रहा है। तो देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया। अब मेरी बात समझो, अगर हम ये कहें कि इन तीनों वैल्यू में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस वाली वैल्यू के, जो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, तो अब ऐसी बात है, आप ये कहोगे सर ये वाली वैल्यू ज़्यादा क्लोज है। देखो 3.41, 3.43, इनके कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू इसके ज़्यादा क्लोज है ना। ये भी वैल्यू क्लोज ही है, लेकिन हम इन तीनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वैल्यू ज़्यादा क्लोज है। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा क्लोज है तो हम कहेंगे सर ये वाली हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है ये हमारा एक्यूरेट है। मतलब कि इसकी एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या समझ में आ गया कि अगर हम जो भी वैल्यू मेजर्ड कर रहे हैं, है ना, हम जो भी वैल्यू नाप रहे हैं अपने स्केल से मेज़र कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये हमारी ट्रू वैल्यू के कितने ज़्यादा क्लोज है। जो वैल्यू जितनी ही ज़्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी वो हमारी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो इनके कंपेरिजन में ये दोनों वैल्यू हमारा थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज नहीं है, बट ये ज़्यादा क्लोज है, तो हम कहेंगे भाई इसकी एक्यूरेसी इतनी है। अब ऐसी बात है, अब देखो अब यहाँ से आपको एरर का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब ऐसी बात है, हमने कहा भाई ट्रू वैल्यू इतनी थी, सही वैल्यू इतनी आनी चाहिए, बट आपने सम पता नहीं कैसे इतना जो है आपने इतना मेज़र कर लिया, तो एक एरर मिला ना। 3.43 था और आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है, वो 3.41 आई है। तो भाई ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में अगर कुछ भी अगर डिफरेंस होता है, मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनो, ट्रू वैल्यू में और आपने जो वैल्यू मेजर की है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। हमने जो वैल्यू मेजर करी हमने उसको बोल दिया मेजर्ड वैल्यू। तो उन वैल्यूज़ में जो भी हमें डिफरेंस अगर देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एरर। एरर, फिलहाल एरर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बट हमें यहाँ से एक्यूरेसी समझनी है। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। समझ में आ गई, एक्यूरेसी की बात समझ में आ गई, तो इसी को हम लोग क्या कर लिया जाए, लिख लिया जाए। देखो इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो मैंने आपको वही बात बताया कि एक्यूरेसी इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू का मतलब आपने जो मेजर किया है, ठीक है, और वो साइंटिस्ट की जो वैल्यू थी उन्होंने जो मेजर किया था, भाई उनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं मेजर करने के, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मेजर करेंगे, तो हमने उनको बोल दिया एग्जैक्ट वैल्यू, ट्रू वैल्यू। या फिर ऐसे समझो, जैसे मान लो आपके पास फैन है ना, जो फैन अभी आपके ऊपर जो चल रहा है उसकी ब्लेड जो है, तो उसकी ब्लेड की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आप उस ब्लेड को अगर मेज़र करोगे तो क्या आप सच में उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो आप जो वैल्यू मेज़र कर रहे हो हम उसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, और पहले से उसकी जो वैल्यू जो डिफाइंड है, जो फिक्स्ड है, हम उसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू। समझ में आ गई बात, हाँ ये समझ में, ये ज़्यादा सही है, साइंटिस्ट वाले से ज़्यादा सही, बिल्कुल। चलो
अगर आ रही बात में तो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक हो, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी में हमने ये भी कहा कि इफ मेजर्ड रिजल्ट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी देन इट इज सेड टू बी मोर एक्यूरेट। अब फिजिकल क्वांटिटी, अभी हम बेसिकली हम लेंथ की बात कर रहे थे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, फोर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, प्रेशर, एनर्जी, कुछ भी हो सकती है ना। फिजिकल क्वांटिटी में बहुत सारे क्वांटिटी आपको पता है, आपने ये सारी चीज़ें आप जान चुके हो। तो ये मतलब होता है एक्यूरेसी का। आई होप आपको एक्यूरेसी का मतलब समझ में आया ना। अब देखो बात करते हैं हम लोग प्रिसीजन की बात करते हैं ना। तो दूसरी हमारी जो हेडिंग है बच्चे प्रिसीजन। देखो प्रिसीजन का मतलब क्या है, ये देखने में, ये दोनों वर्ड ना देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं। देखो हम इनको थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में समझेंगे ना तो ये ज़्यादा हमें आसानी से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक मतलब वैल्यू थी 1.1 थी, एक मेरे पास वैल्यू थी 1.12 थी, और मान लो एक मेरे पास वैल्यू थी 1.12135 थी, है ना। तो अगर हम ये कहें सर कि इसमें से हमारा ज़्यादा प्रिसाइज कौन है, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि भाई हम कितने लिमिट तक चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। अब देखो इसको हम क्या, मान लो हमारे पास अगर कोई एक स्टिक है, ठीक है, तो वैसा तो है नहीं कि ये मतलब कम्प्लीटली जो है मान लो 1 मीटर फिक्स हो गया, ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है। मान लो हमने कहा कि हमने इसको मेज़र किया, तो कहने का सीन क्या है कि हम किसी भी क्वांटिटी को जितने ज़्यादा डेसिमल पॉइंट तक मेज़र कर पाएंगे वही हमारा क्या होगा, ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, तो प्रिसीजन बेसिकली होता है क्या, प्रिसीजन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं या तो लिमिट या तो रिजोल्यूशन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। रिजोल्यूशन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी का मतलब कि जितनी ज़्यादा डेसिमल तक आप उसको मेज़र कर पाओ, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा वो वैल्यू क्या होगी, आपकी प्रिसाइज होगी। तो प्रिसीजन का मतलब आपको यहाँ से क्या समझ में आया, आप ये बता सकते हो कि इट इज़ द लिमिट और रिजोल्यूशन। ठीक है, आप इसको कितने रेजोल्यूशन तक मेजर कर पा रहे हो। सही बात है ना, ये बात समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि आप माइक्रोस्कोप से किसी एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो, ठीक है, तो मान लो आपने इतना जूम किया, ठीक है, अब मान लो आपने और ज़्यादा जूम कर दिया, तो बताओ कौन ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ये वाला ज़्यादा प्रिसाइज होगा ना। ऑब्वियसली बात है, इसमें आपको जो है बहुत छोटा नज़र आएगा, इसमें आपको कुछ और बड़ा नज़र आएगा। मान लो आप और ज़्यादा जूम कर दो, हम एक टर्म में आपको समझाना चाहते हैं, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, है ना। तो जितनी ज़्यादा हमारी उसकी क्या होगी, रेजोल्यूशन होगी, कहते हैं ना रेजोल्यूशन बढ़ाओ, रेजोल्यूशन बढ़ाओ, तो दैट इज़ प्रिसीजन। आगे बात में, तो प्रिसीजन बेसिकली क्या है, इट इज़ द लिमिट और रेजोल्यूशन ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, मेजर्ड क्वांटिटी। तो प्रिसीजन का आपको आई होप मतलब समझ में आया। अब देखो प्रिसीजन जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पर वर्क करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बेसिक सा टर्म है जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपके बचपन से रिलेटेड है, मतलब आपकी बचपन की लाइफ से रिलेटेड है। हम यहाँ पर एक स्केल की बात करेंगे, हाँ वही वाला स्केल जो आप LKG UKG में जो आप लेकर के लाइन ड्रॉ करते हो ना, ठीक है, वो हमारी नॉर्मल स्केल है। तो प्रिसीजन के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, लीस्ट काउंट। क्या वर्ड यूज़ किया सर, हमने एक वर्ड यूज़ किया, लीस्ट काउंट। तो ये कहा गया कि अगर लीस्ट काउंट, देखो हमारा क्या होगा कि जितना ही ज़्यादा हमारा स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा, प्रिसीजन उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ग्रेटर प्रिसीजन होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या बताई गई कि हम जो प्रिसीजन है वो कैसे मेज़र करते हैं, तो इट इज़ डिटरमाइंड बाई लीस्ट काउंट। बता रहे हैं, रुक जाओ, लीस्ट काउंट में कंफ्यूज नहीं होना, बता रहे हैं आपको क्या है, ठीक है। और लीस्ट काउंट के बारे में एक बात और बताई गई कि स्मॉलर द लीस्ट काउंट, है ना, जितनी ही ज़्यादा हमारी लीस्ट काउंट स्मॉलर होगी, स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ठीक है, तो प्रिसीजन हमारी क्या होगी, प्रिसीजन हमारी उतनी ही ज़्यादा मतलब अच्छी होगी, ठीक है, ग्रेटर प्रिसीजन होगी। प्रिसीजन इज़ हाई कह सकते हैं, हायर प्रिसीजन, ठीक है। लिस्ट काउंट लोअर अगर होगी, जितनी ज़्यादा स्मॉलर होगी तो हमारी जो प्रिसीजन होगी उतनी ही ज़्यादा हायर होगी। अब देखो इसका मतलब समझते हैं कि सर ये जो आप मतलब बता रहे हो ये लिस्ट काउंट का, इसका क्या मतलब है। बहुत ही ईजी सा मतलब है। देखो आप जब अपने बचपन में थे तो आपने कहा था कि सर आपके पास एक नॉर्मल सी स्केल होती है, हर बच्चे के पास होती है ना। जब आप LKG UKG से ही पढ़ते थे तभी से आपको वो स्केल मिल जाता था ना, तो वो हमारा नॉर्मल स्केल होता है। अच्छा ये बताओ, अब आप बड़े हो गए हो, तो आप अपने स्केल में जो यूज़ कर रहे होते हो, अभी तक भी आप जो यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आप चीज़ों को आप कितने मिनिमम, कितने मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप उसको कितने मिनिमम वैल्यू तक आप उसको काउंट कर सकते हो। तो आप उसमें देखोगे ना, जो आपकी ये जो स्केल होती है,
ठीक है। यहाँ पे मान लो 1 सेंटीमीटर, ऐसे ये हमारी क्या होती है, पहले सेंटीमीटर में होती है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ हमारा 0 से ऐसे स्टार्ट होता है ना। अब आप देखोगे बीच में कि बीच में ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से। तो ये जो है ये तो आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया इस तरीके से। लेकिन ये जो वैल्यू है ये क्या बताती है, ये आपकी mm में बताती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस स्केल से किसी भी वैल्यू को मिनिमम 1 mm तक काउंट कर सकते हो। क्या 1 mm से आप छोटी कोई वैल्यू काउंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। आगे मेरी बात समझ में, 1 mm से क्या आप कोई भी छोटी वैल्यू काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते सर, है ना। क्यों? क्योंकि लिमिट ही हमारी क्या है, 1 mm की ही है। ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, समझ पा रहे हो क्या? ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm, समझ रहे हो ना। तो हम जो इस अपने नॉर्मल स्केल से हम जो लाइंस को जो मेज़र कर पाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 mm तक ही मेज़र कर सकते हैं। सॉरी, मतलब कम से कम तक, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, कम से कम तक हम 1 mm तक ही मेज़र कर सकते हैं। 1 mm से अब अगर हमें और अगर छोटी अगर वैल्यू मेज़र करनी हो, वर्ड्स को समझो, 1 mm से अगर हम और अगर छोटी वैल्यू मेज़र करें तो फिर हम मेज़र नहीं कर सकते। तो दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो हमारी जो नॉर्मल स्केल होती है, आगे बात सुनिए, लीस्ट काउंट का मतलब हमारी जो नॉर्मल स्केल होती है, जो आप LKG से जो यूज़ करते चले आए हो क्लास 12th तक, सॉरी अभी आप क्लास 11th या 12th जिसमें भी हो, तो उसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम मिनिमम 1 mm तक काउंट कर सकते हैं। तो वही हमारी उस स्केल की क्या हो जाएगी, लीस्ट काउंट हो जाएगी। ठीक है। तो अब आपको हम यहाँ से ना 3 स्केल के जो है लीस्ट काउंट बताएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहली तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हमारी जो नॉर्मल स्केल है, ठीक है, नॉर्मल स्केल की हमारी जो लीस्ट काउंट है ना, LC हम लोग बोल दे रहे हैं शॉर्ट में, वो कितनी आपको आगे समझ में, 1 mm। इससे अगर कम अगर वैल्यू अगर आपको मेज़र करनी होगी सर, तो आप इससे कम वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते। बोलो सही बात है ना। अच्छा, अब अगर सर इससे अगर हमें कम वैल्यू अगर मेज़र करनी होगी तो सर फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या यूज़ करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। तो लीस्ट काउंट ऑफ हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, लिस्ट काउंट के लिए हमारी जो वर्नियर कैलिपर्स की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.1 mm। अब देखो ये सही है, यानी कि अगर आपको 1 mm से छोटी अगर आपको लेंथ मेज़र अगर करनी होगी तो हम लोग यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर्स का। ये वर्नियर कैलिपर्स बेसिकली आप जब लैब जाओगे क्लास 11th में या 12th में तो आपको ये चीज़ें दिखा दी जाएंगी। डोंट वरी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं लेना। वर्नियर स्केल बेसिकली हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो क्या है, किसी भी थिकनेस को और मिनिमम कितने अमाउंट तक हम मेज़र कर सकते हैं, 0.1 mm। इससे कम अगर हमें मेज़र करना होगा, मान लो मैंने आपको एक पतली सी प्लास्टिक दे दी और मैंने आपसे कहा कि चलो भाई इसको मेज़र करके बता दो, तो आप गए नॉर्मल वाले स्केल के पास, नॉर्मल वाले स्केल ने कहा देखो भाई मेरी ये जो चीज़ है ना ये औकात के बाहर है, हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर्स के पास, है ना। आ रही बात में, तो वर्नियर कैलिपर्स इसको क्या कर देगा, मेज़र कर देगा, क्योंकि ये मिनिमम कितना मेज़र कर सकता है, 0.1। ठीक है। अब मान लो अगर इससे भी अगर हम हमारी कम थिकनेस की अगर मान लो हमारे पास अगर कोई मटेरियल है, कोई चीज़ है, तो अभी ये भी हाथ खड़ा कर देगा, कहेगा सॉरी यार देखो हम नहीं मेज़र कर सकते, मेरी तो जो है लिमिटेड वैल्यू है, हम इससे कम तो मेज़र ही नहीं कर सकते, 0.1 mm तक ही मेज़र कर सकते हैं। अब तुमको जाना पड़ेगा कहाँ, स्क्रू गेज के पास। किसके पास? स्क्रू गेज। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक, ये देखो कितना होता है, 0.01 mm। सही बात है, देखो अभी मेज़र कर देगा ना, तो अब ये कहेगा, स्क्रू गेज कहेगा हाँ भाई हम मेज़र कर सकते हैं। आ रही बात में, तो ये मतलब होता है लीस्ट काउंट का मतलब, है ना। इससे अगर ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है, समझ लो कि ये कोई एक ऐसी डिवाइस होगी, ऑब्वियस बात है, जैसे आपकी एक नॉर्मल स्केल होती है वैसे ये भी कोई स्केल ही होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा डिज़ाइन अलग होगा। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा इसको रिलेट करके देखो कि ये वाला स्केल तो नॉर्मल 1 mm तक ही मेज़र कर पा रहा है। 1 mm से मान लो अगर छोटा है, भाई मैंने कहा कि मेरे पास 0.9 mm है, तो क्या 0.9 mm ये जो है मेज़र करके बता देगा ना आपका नॉर्मल स्केल? बिल्कुल नहीं बता पाएगा। कहाँ से बता पाएगा? नहीं बता पाएगा ना। तो आपको जाना पड़ेगा वर्नियर स्केल के पास। वर्नियर स्केल कहेगा हाँ बिल्कुल हम बता सकते हैं, है ना, हमारी भाई लिस्ट काउंट तो 0.1 तक है, तुम तो 0.9 हम तो बता सकते हैं, तो बता देगा। अब मान लो हमने कहा कि नहीं मेरे पास मान लो ये 0.09 है, तो फिर ये भी हाथ खड़ा कर देगा, कहेगा नहीं यार सॉरी नहीं बता सकते, फिर इसके पास जाना पड़ेगा। तो आ गई, मतलब ये मेरे ख्याल से आपको जो है लिस्ट काउंट का मतलब समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। मान लो मैंने कहा
चलो इन सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, या फिर देखो स्क्रीनशॉट लेने से बचो और कोशिश करो कि आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, आप फिर उसको नोट डाउन करते नहीं हो कॉपी में। तो कोशिश ये किया करो वीडियो को पॉज करके क्या करना, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। देखो अब हम अगर बात करें ना कि मान लो मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं ये चीज़, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक वैल्यू थी, ठीक है, एक मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी की कोई मेजर्ड वैल्यू थी, है ना। मान लो 4.589 mm थी, ठीक है। ये हमारी एक मेजर्ड वैल्यू थी, सॉरी ये हमारी ट्रू वैल्यू है, ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है, बिल्कुल। अब मान लो मैंने कहा कि हमने इसको वर्नियर कैलिपर से मेज़र किया, किससे मेज़र किया, वर्नियर कैलिपर से, ठीक है। तो बाई मेज़र वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर से हमने मान लो जब इसको मेज़र किया तो ये पता चला कि इसकी वैल्यू 4.4 mm मिली। बात को समझना, ठीक है। फिर सिमिलरली हमने इसको मेज़र किया बाय मेज़र स्क्रू गॉज, ठीक है। हमने इसको स्क्रू गॉज से, GE होगा, स्क्रू गॉज से हमने इसको मेज़र किया। तो स्क्रू गॉज से मेज़र करने पर हमें ये पता चला, ऑब्वियस सी बात है, देखो हम कितने तक मेज़र कर सकते हैं, मतलब हम डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेज़र कर सकते हैं। तो ये पता चला 4.23 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए mm तक हमने इसको मेज़र किया। अब अगर हम ये इतना से आपसे ये पूछें कि बताओ दो बच्चे कि इन दोनों वैल्यू में से कौन ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो एक्यूरेट का मतलब आपको क्या समझ में आता है कि जो वैल्यू जितनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, क्लोज होगी, जो वैल्यू जितनी ही ज़्यादा ट्रू वैल्यू के क्या होगी, क्लोज होगी, वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी। तो देखो क्लोज कौन है, 4.4 इसके क्लोज है या 4.23 इसके क्लोज है। ऑब्वियस सी बात है ये सर ये 4.4 है ये ज़्यादा क्लोज है, समझ में आ गई बात। तो हम ये कह रहे हैं ना कि ये हमारी जो 4.4 mm है, ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है, देखो जो फर्स्ट रिजल्ट है ये क्या है, ये हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। क्या है, मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। लेकिन इसकी एक कमी है, क्या कमी है सर, देखो ये डेसिमल के कितने पॉइंट तक है, 4 पॉइंट तक है ना। और हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, हमारी जो हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, डेसिमल के 3 पॉइंट तक है ना। लेकिन ये वाली जो हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, वो देखो वो डेसिमल के 2 पॉइंट तक है। तो इनमें से ज़्यादा एक्यूरेट कौन होगा, ज़्यादा एक्यूरेट कौन होगा, ये ज़्यादा, सॉरी एक्यूरेट तो ज़्यादा ये हो गया, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज कौन होगा, तो जो डेसिमल के जितना ज़्यादा पॉइंट तक होगा। तो ये देखो ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा, तो इसके कंपेरिजन में ये क्या हो गया, लेस प्रिसाइज हो गया। तो हम ये कह रहे हैं सर कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो मोर एक्यूरेट है एंड लेस प्रिसाइज। बोलो ये सही बात है, बिल्कुल सही बात होनी चाहिए, है कि नहीं, ये बात समझ में आई। अच्छा अगर हम बात करते हैं अपने सेकेंड रिजल्ट की, ठीक है, सेकेंड रिजल्ट की अगर देखो हम बात करते हैं तो सेकेंड रिजल्ट देखो क्या होगा, ये वाले रिजल्ट की बात कर ले तो ये ज़्यादा अब एक्यूरेट तो है नहीं, है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा है लेस एक्यूरेट। भाई हम इसके कंपैरिजन में तो बोल रहे हैं लेस एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट तो है लेकिन एंड मोर प्रिसाइज। बोलो ये बात समझ में आ गई। तो अब आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब यहीं से हमारी स्टार्ट हुई क्या, एरर की स्टार्ट हुई, है ना। मान लो अगर हम ये वाली वैल्यू अगर लेकर के चल रहे हैं, है ना, और ये हमारी ये ट्रू वैल्यू है, तो एरर हमें कैसे मिलेगा, आप कैसे पता करोगे कि एरर आपका कितना, कैसे एरर आया। तो देख लो एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आ गई बात समझ में, एरर का मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्लियर है, क्लियर है। तो अब हम इसको हेडिंग के थ्रू समझ लेते हैं, यानी कि हम यहाँ से अब हम अपने एरर का जो है एनालिसिस करने वाले हैं। चलो इतनी चीज़ों को अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, चीज़ों को लिखते चलना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है सर। ओके तो बात करते हैं, अब आप हेडिंग लगा लो एरर इन मेजरमेंट। आपको अब एरर का मतलब समझ में आ गया है ना, कि एरर सर हम ही लोग कर रहे हैं, है ना। भाई साइंटिस्ट जो हैं, जो इंजीनियर हैं, वो तो फ़ैन बना दिए, उनकी तो एक ट्रू वैल्यू है ना, फ़ैन के ब्लेड की, जो फ़ैन के जो ब्लेड होते हैं। बट आप अगर मेज़र कर रहे हो तो बता रहे हो नहीं नहीं ये तो इंजीनियर जो है गलत बनाया है, इतना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो जो हमारी जो वैल्यू आ रही ना वो एरर, तो कितनी एरर है, तो हम अपने क्या करेंगे, उस ट्रू वैल्यू में से अपने मेजर्ड वैल्यू को क्या कर देंगे बच्चे लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एरर। लगा लिया हेडिंग, एरर इन मेजरमेंट। चलो देखो देखो बच्चे लोग, मैंने आपको पहले ही बताया एरर का मतलब आप जल्दी से यहाँ पर लिख सकते हो कि एरर बेसिकली है क्या। तो एरर के लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे मेजर्ड वैल्यू को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एरर, ठीक है।
अब देखो ये जो एरर है, हमें पता है कि ये एरर बेसिकली हम ही आप लोग कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, एरर होते हैं। तो बेसिकली मोटी मोटी अगर हम थ्योरी के बेसिस पर बात करें तो मोटी मोटी हमें दो टाइप के एरर पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है सिस्टमैटिक एरर और एक हमें पढ़ना है रैंडम एरर। बात को समझो। तो हम कह रहे हैं कि एरर बेसिकली हमारा है ना, जो बेसिकली दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर लें, इधर देखो हम बात कर लेते हैं अपने सिस्टमैटिक एरर की। किसकी बात कर लेते हैं सर, सिस्टमैटिक एरर की बात कर लेते हैं इधर, है ना। और एक हमारा जो दूसरे टाइप का जो एरर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। क्या बोलेंगे सर, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर से रिलेटेड कभी कभी आपके जो है एग्जाम में, होम एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, मतलब ये डेफिनेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन सिस्टमैटिक एरर देखो, सिस्टमैटिक एरर भी पूरा का पूरा ये एकदम थ्योरेटिकल है। सिस्टमैटिक एरर का मतलब समझो। अब सिस्टमैटिक एरर है वो, अब सिस्टमैटिक एरर बहुत सारे एरर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। सिस्टमैटिक एरर में बहुत सारे एरर आते हैं। तो पहला हमारा जो एरर होगा, है ना, मान लो कि हमने कहा सर हमारी ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे तरीके के हमारे एरर आते हैं। तो पहला हमने कहा इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखो वर्ड्स को सुनो, है ना, और इस पर कंक्लूजन निकालो। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब भाई आपकी इंस्ट्रूमेंट ही क्या हो, खराब हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। होता है ना भाई किसी किसी का स्केल, चलो आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट से फैमिलियर नहीं हो, आपने मान लो स्केल देखा है, तो किसी किसी का स्केल देखो टेढ़ा होता है, ठीक है, तो लाइन खींच दिया तो ऐसे टेढ़ा। किसी किसी बच्चों को तो अभी तक सीधी लाइन भी नहीं खींचनी आती स्केल से, कई ऐसे बच्चे होंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर समझ रहे हो ना। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या ही क्या हो, प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो जाएगी हमारी, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगी। समझो इस चीज़ को, है ना, लिखना नहीं है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करें अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर, हमारा दूसरा जो आएगा सिस्टमैटिक एरर में हमारा क्या होगा, हमारा हो जाएगा इम्परफेक्शन इन, कह लो कि मान लो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको वो एक्सपेरिमेंट में आपको वो टेक्निक ही नहीं पता है कि एक्सपेरिमेंट करें कैसे, है ना, तो क्या होगा, तो उस समय भी तो एरर आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। पहुंच गया लैब में, हैं, ABCD आता नहीं है, पहुंच गया लैब में, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो उस समय भी क्या आ जाएगा बताओ, एरर मिलेगा ना आपको, उसमें भी क्या मिल जाएगा, आपको एरर मिलेगा। तो ये आपका दूसरा सिस्टमैटिक एरर हो गया। नेक्स्ट देखो अगर हम बात कर लें, आप मान लो खुद से ही गलती कर दिए, तो मान लो हमने क्या दिया, पर्सनल एरर। आपको आता है बहुत अच्छा, आप एकदम ज्ञाता हो, पंडित हो, विद्वान हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपने क्या कर दी, गलती कर दी, ठीक है, तो पर्सनल एरर, ध्यान आपका कहीं और चला गया। हाँ हाँ, चाहे जहाँ लगा लो आप अपना ध्यान, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा तेज जो है आंधी चलने लगी आपके लैब में, अरे सर ये कैसे हो सकता है मे बी, मान लो मेज़र करते करते भूकंप आ गया, बिल्डिंग हिलने लगी, ठीक है ना। तो एक हम ये कह रहे हैं कि एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। मान लो अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी के समय में एरर कर रहे हो, ये खूब पसीना बॉडी से स्वेटिंग होने लगी, समझ रहे हो, है ना, तो ये दिक्कत हो सकता है। बहुत तेज़ हवा चलने लगी, ये वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं ना। तो ये हमारे एक्सटर्नल एरर के केस में आएगा। अब ऐसा नहीं कि आप कोई एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप मान लो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहाँ थोड़ा सा हीट वगैरह बढ़ा। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम हीट से रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं, तो जहाँ भी थोड़ा सा आपका टेम्परेचर बढ़ा, सारा का सारा सिस्टम गलत, है ना। थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आप जो है बेसिकली पढ़ोगे कि आपकी जो ऑटोमोबाइल जो इंजन होती है ना, वो कैसे वर्क करती है। हाँ, ये बेसिकली हम लोग एक मोटी मोटी हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हम लोग ये पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स सुन करके, नाम सुन करके कंफ्यूज मत होना, रही सर ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सिस्टमैटिक एरर के बारे में ना। हम लोग बात करते हैं देखो रैंडम एरर में। अब रैंडम का देखो नाम क्या लग रहा है, मान लो आपके पास कोई एक मेजर्ड एक ट्रू वैल्यू थी, आप इसको बार बार मेज़र किए जा रहे हो। एक बार मेज़र किए 1.12 आ गया, दूसरी बार मेज़र किए 1.21 आ गया, तीसरी बार मेज़र किए 1.32 आ गया, चौथी बार मेज़र किए 1.54 आ गया। अरे एक ही क्वांटिटी, मतलब हमारी फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, लेकिन देखो वैल्यू अलग अलग आ रही है। पहली बार ऐसा होता है कभी कभी, है ना, परेशान हो जाते हैं बच्चे, तो वैल्यू कभी कभी अलग अलग आ, एक बार ऐसा मेज़र, एक बार इतना आ जा रहा है, एक बार इतना, एक बार समथिंग, जो भी हमारी, हम कोई जरूरी नहीं कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इतनी इतनी वैल्यू आ जा रही है, तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, बार बार मेजर करने पर उनकी वैल्यू अगर अलग अलग आ जाती है, तो इनको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इनको हम लोग बोल रहे हैं बच्चे रैंडम एरर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर, रैंडम एरर। तो क्या बता दोगे आप, ये बता सकते हो रैंडम एरर में ये कभी कभी पूछ लेता है कि द एरर which occur
इरेगुलरली, ठीक है, इरेगुलरली इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड रैंडम एरर। अब समझो यहीं से आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अब जो है न्यूमेरिकल के बेसिस पर, मतलब एरर के बेसिस पर क्वेश्चन यहीं से अब आपका स्टार्टिंग होगा, है ना। तो रैंडम एरर हो गया। अब वो ये बोलता है कभी कभी कि भाई हम इस रैंडम एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं। मान लो अगर रैंडम एरर आ गया, आपने मान लो इसको मेजर किया एक बार, इतना एक बार, इसकी कुछ हमारी फिक्स्ड वैल्यू होगी जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं, तो आप फिर इसको हम कैसे मेजर करें। तो क्या किया जाए कि इन सभी का मीन ले लिया जाए, है ना। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सभी की अगर हम क्या करें, इन सभी की अगर हम मीन ले लें तो हमारी ये जो एरर है वो हमारी दूर हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो क्या किया जाए, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या है, रैंडम एरर को कैसे रिमूव किया जाए। तो ये हो सकता है हाउ टू रिमूव रैंडम एरर, है ना। तो क्या किया जाएगा, हम क्या करेंगे, हम इन सारे के सारे मेजर्ड वैल्यू, ये हमारी देखो क्या, ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है ना, तो इन सारी की सारी मेजर्ड वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, इनका हम अरिथमेटिक मीन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हाउ टू रिमूव, तो हम ये कह लेंगे, ये कह लो ऐसे ऐसे, देखो इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे मेंशन कर दो कि बाय टेकिंग मीन या अरिथमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू वी गेट, इंपॉर्टेंट टर्म है आ रहा है, वी गेट ट्रू वैल्यू। क्या मिलेगा हमें, ट्रू वैल्यू मिलेगा। समझ में आ गई बात। मान लो आपके पास ट्रू वैल्यू है ही नहीं, आप पहली बार वो ऐसी आपने अपने लाइफ में पहली ऐसे एक प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, जिसकी आपको क्या करनी, मान लो लेंथ मेज़र करनी है, और आपको कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है कि अच्छा ये इसका ट्रू वैल्यू है। तो आप क्या किए, आप उसको बार बार मेज़र किए, आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये वाली ट्रू वैल्यू माने, ये वैल्यू माने, ये वैल्यू सही माने। तो क्या करना चाहिए, हमें इन सभी का क्या कर देना पड़ेगा, हमें इन सभी का मीन ले लेना पड़ेगा। तो अगर हमने इन सभी का मीन ले लिया, दैट मीन्स हमने अपनी ट्रू वैल्यू निकाल ली। बात को मेरे समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अभी यूज़ होने वाला है ये चीज़। तो आगे बात समझ में, ठीक है। एरर का मतलब समझ में आया, दो टाइप का होगा, सिस्टमैटिक और रैंडम। अब हम लोग बात करेंगे अपने एरर एनालिसिस की ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को समझने से पहले हमारे कुछ एरर के बारे में हमें समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होगे, एक आपका होगा ऑब्सोल्यूट एरर होगा, मीन एरर होगा, रिलेटिव एरर होगा, परसेंटेज एरर होगा। तो ये सारे के सारे जो 4 एरर हैं ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपको पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तो तीसरा और चौथा भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, छोटी सी आप हेडिंग लगा लो, एरर एनालिसिस ऐसे करके हेडिंग लगा लेना, और उसके बाद हम चारों के चारों एरर को हम क्या करेंगे, समझेंगे, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। लगा लिया। चलो देखो बच्चे लोग समझते हैं, है ना। एरर एनालिसिस यानी कि हम लोग बात करें अपने न्यूमेरिकल पर्पस के बेसिस पर, ठीक है। तो हमने कहा भाई 4 टाइप के होते हैं, छोड़ो अभी इनको, इनकी बात ही नहीं करें, हम समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर ये क्या लिख दिया, नहीं, सिंपल। अभी आप उनको नोट डाउन कर लेना चाहो तो, नहीं तो मत करो, छोड़ो। तो अब इन चारों को समझने के लिए, मान लो मैंने कहा कि आपके पास से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी थी, आपने मेजर किया, बहुत सारे जो है रैंडम वैल्यू मिले आपकी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उनकी एक ट्रू वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है सर, ट्रू वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमने ये कहा कि ऐसा करते हैं, लेट करते हैं, मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी थी, हमने उसकी वैल्यू को बार बार मेजर किया, बार बार अलग अलग आई। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x1, x2, x3, डैश 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 xn टाइम ना, कितने टाइम हमने मेजर किया, एक बार स्केल लगाया, 2 बार मेजर किया, 3 बार, हर बार अलग अलग वैल्यू आई, है ना। ये क्या हमारी, ये हमारी है बी आ मेजर्ड वैल्यू, बी द मेजर्ड वैल्यू कर लो, इसका कहेंगे बी द मेजर्ड वैल्यू। ये आपने क्या किया, मेजर किया, किसी भी एक क्वांटिटी को आपने मेजर किया, ठीक है। वो जो भी हो सकता है, सेंटीमीटर, फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ लो, है ना। एक बात समझो, x1 x2 क्या है, हमारी एक मेजर्ड वैल्यू है। कोई भी चीज़ आपको दिया गया, कहा गया कि चलो इसको मेजर करके बताओ, एक बार मेजर किया, अरे कन्फ्यूजन हो गया, 2 बार फिर से कन्फ्यूजन ना, तो इतनी सारी वैल्यूज आ गई। तो हमें क्या करना, हम इसका अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं सर, अरिथमेटिक मीन, है ना। तो हमने कहा कि अगर हम इसका अरिथमेटिक मीन ले लें, तो देखो अरिथमेटिक मीन अगर हम जो लेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। मैंने आपको बताया अरिथमेटिक मीन अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू दैट मीन्स हम क्या कर लेंगे, तो मीन आप कैसे निकालते हो, आपने क्लास 9th में पढ़ा है ना।
तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहाँ तक डैश डैश डैश, ये xn का मतलब सुन रहे मान लो 5 बार 5 मान लो वैल्यू भाई, ठीक है। तो xn दैट मीन्स यहाँ पर हम 5 टर्म तक लिख देंगे। अपॉन में क्या करते हैं, टोटल डिवाइड करते हैं किससे, जितने टर्म होगा, यानी कि मान लो अगर n टर्म है तो हम इसमें n से डिवाइड कर देंगे, 6 टर्म होता तो 6 से डिवाइड कर देते, 100 टर्म होता तो 100 से डिवाइड कर देते। यही तो हमारी होती है अरिथमेटिक मीन। तो हमने क्या किया, हमने अभी अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। अब हम यहाँ से समझ रहे हैं पहले इस एब्सोल्यूट एरर को। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर ये आपको समझ में आया तब अब ये एब्सोल्यूट एरर, ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई। तो हम फर्स्ट बात कर लेते हैं अपने, हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है जिसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो इसके लिए छोटा सा पहले एक डेफिनेशन लिख लो। देखो डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, सिंपल है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होगा, पहले एक छोटा सा डेफिनेशन समझो। हम ये कह रहे हैं, इस चीज़ को पहले थोड़ा सा लिख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू of measured quantity that is called absolute error। अच्छा मतलब देखो क्या है सर, क्या ये बताना चाहता है, समझ में नहीं। देखो कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, मतलब जो आपकी ट्रू वैल्यू है और आपकी जो भी मेजर्ड क्वांटिटी है, ये आपकी मेजर्ड क्वांटिटी है और ये आपकी ट्रू वैल्यू। अच्छा ट्रू वैल्यू को हम लोग जो है भाई मीन को हम लोग कैसे बोलते हैं, या तो हम लोग उसको बोलते हैं x के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, या है ना इस तरीके से, तो हम इसको बोलते हैं ना ये हमारा मीन है, या ऐसे लिख लो x मीन लिख लो। तो आप अब हम यहाँ से हम या तो ये यूज़ कर सकते हैं या तो ये यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो हमने कहा कि सर अगर हम एक डिफरेंस ले लें, किसका डिफरेंस ले लें सर, तो जो भी हमारी मेजर्ड क्वांटिटी है और जो भी हमारी ट्रू वैल्यू है, अगर हम उनका डिफरेंस ले लें तो हमें क्या मिलेगी, हमें एब्सोल्यूट एरर मिलेगी। तो अब आप बताओ, अब एब्सोल्यूट एरर तो अब भाई हमें जो है डिफरेंस लेना है, तो अब यानी कि जितनी भी हमारी मेजर्ड क्वांटिटी है उन सभी का हमें क्या लेना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर लेना पड़ेगा। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं, देखो मीन को हम बेसिकली एक्स मीन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो अब हमारी जो हमने ये कहा, यहाँ से बात को समझो, डिफरेंस तो किसका, इसका और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, यानी कि x1 माइनस एक्स मीन, बात समझो, x1 माइनस एक्स मीन। तो ये आपको एक एब्सोल्यूट, है ना, इस वाले का क्या मिला, इस वाले पहली वाली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर मिला। तो इस एब्सोल्यूट एरर को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स से, किससे, डेल एक्स से। तो अगर हम एब्सोल्यूट एरर अगर निकाल रहे हैं, बात को समझो, अगर हम इस वाली क्वांटिटी का अगर एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डेल x1 लिखेंगे। समझ में आ गई बात, क्या लिखेंगे, डेल x1 लिखेंगे। सिमिलरली डेल x2 इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स मीन। आगे बात समझ में, डेल x3 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, x3 माइनस एक्स मीन, m का मतलब मीन समझना। सिमिलरली इसी तरीके से डैश 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 कहाँ तक आपको चलना है, आपको चलना है डेल xn तक। तो कितना हो जाएगा, देखो xn माइनस xm, ये n का मतलब वही है जो आपकी, मतलब n का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मान लो आपने कहा 1 2 3 4 इस तरीके से, तो मान लो आपने कहा n की वैल्यू मान लो 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 रखोगे, xn की जगह 4 रखोगे, ये मतलब है। तो xn माइनस एक्स मीन, तो ये जो हमारी डेल x1 डेल x2 डेल x3 डेल xn है, इसको हम लोग बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, यानी कि आप हर एक मेजर्ड क्वांटिटी की क्या करोगे, एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। क्वेश्चन में ऐसे ही बोलता है कि एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आपको इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा। ये चीज़ें क्लियर होंगी। अभी आप बेसिक थीम समझो, है ना। मान लो ये आपकी कोई वैल्यू होती 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आप हर एक, या आप 1 की भी एब्सोल्यूट, भाई कितना एरर आया, समझ रहे हो ना, नहीं समझे बात। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आपकी ट्रू वैल्यू थी, आपने ये वाला मेज़र किया, तो भाई कितना एरर आया, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अच्छा एब्सोल्यूट एरर देखो मे भी हमारा जो है हम ये कह सकते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ठीक, देखो यहाँ से एक बात समझना कि हमारी ये जो मीन है ना, ये जो मीन है ये में भी हमारा पॉजिटिव या में भी हमारा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमारी जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और एब्सोल्यूट एरर में आप क्या करोगे, हर एक मेजर क्वांटिटी की आपको एरर निकालनी है, कैसे, तो अपने मीन से सब्ट्रैक्ट करके, तो उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हुई बात, एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझ में आया। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एब्सोल्यूट एरर। देखो ये मैंने आपको बताया ना,
मीन एब्सोल्यूट एरर, या इसको आप क्या बोलोगे, फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है, अगर हम क्या कह रहे हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर, तो क्या समझ में आ रहा है, यानी कि आप जितने भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उन सभी का आप क्या कर लो, मीन ले लो। कितना, देखो सिंपल सा डेफिनेशन है। आपको क्या करना है कि आपने जितने भी एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू की आपने जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आपने निकाली है, उन सारी इंडिविजुअल वैल्यू की आप क्या कर लो, उनका मीन ले लो। दैट इज कॉल्ड आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, या इसी को हम लोग बोलेंगे फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, देखो भाई बात समझो बच्चा लोग। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, आपको नेक्स्ट हेडिंग लगानी है मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब कि भाई जो भी हमारी एब्सोल्यूट एरर थी, हम उन सभी का क्या कर लें, मीन ले लें, है ना। तो क्या लिख दिया जाए, आगे बात में तो आपको ये समझ लेना है कि हमने ये कहा द अरिथमेटिक मीन किसका भाई, अरिथमेटिक मीन किसका, तो हमारी जो भी एब्सोल्यूट एरर है उनका, द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर is called mean absolute error। और समझ सकते हो ना, और फाइनल एब्सोल्यूट एरर ये कह सकते हैं। तो देखो अब इसको सर रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास देखो क्या था, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर था जिसको हमने बोला था डेल एक्स। अब हम इस डेल एक्स का क्या कर रहे हैं, मीन ले रहे हैं। तो एब्सोल्यूट एरर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डेल एक्स मीन से। फर्क समझो, एब्सोल्यूट एरर था हमारा केवल, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू वैल्यू को हमने बोला एक्स मीन, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर को हमने हमारी जो एब्सोल्यूट एरर थी उसको हमने बोला डेल एक्स। फिर हमारी ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है इसको हम बोल रहे हैं डेल एक्स मीन। समझ रहे हो ना, ये फर्क समझते चलना, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, हम ये ले लेंगे। अच्छा, हम ये जो वैल्यू लेते हैं ना, हम ये जो मतलब हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू को जो हम मीन जब लेते हैं तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। कैसी वैल्यू लेते हैं बच्चे, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि डेल्टा, ठीक है, डेल्टा x1 ये मॉड के अंदर में रखेंगे, मॉड के अंदर की मान लो कि अगर हमारी ये मान लो नेगेटिव है तो हमें उसको पॉजिटिव लेना है, प्लस डेल्टा x2। देखो ये डेल्टा x1 हमारा क्या है, याद करो ना, यही तो है, ठीक है। ये आपकी पर्टिकुलर को एक वैल्यू दी रहेगी, तो ऐसा नहीं मान लो कि इसके जगह मान लो 5 होगा, मान लो ये हमारा मान लो 6 होगा, तो एरर निकाल सकते हो ना, 5 - 6 अगली बात में। तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 कहाँ तक है भाई, n तक है ना। तो सिमिलरली प्लस डेल्टा x3 प्लस डैश 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 कहाँ तक है, प्लस डेल्टा xn, है ना। और इनका हमें मीन लेना है, तो मीन लेना है मतलब भाई जितने टर्म होंगे, मान लो nth टर्म है तो n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। या फिर कभी कभी आपको इस तरीके से भी ये लिखा हुआ मिलेगा, है ना, ये आपको डेल्टा x मीन इज इक्वल टू, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बट न्यूमेरिकल जब आप लगाओगे तो आप यही वाला चीज़ यूज़ करोगे, ये वाला नहीं हम जो बता रहे हैं, है ना। बट समझ लो कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव मान लो आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा का मतलब होता है सभी चीज़ों का सम। तो इन सभी का सम, तो सम देखो किसका है, डेल्टा x1 x2 x3 का है, तो हम इसको बोल दे रहे हैं डेल्टा x बोल दे रहे हैं, ठीक है, डेल्टा x बोल दे रहे हैं, और अपॉन में डिवाइडेड बाई n। अब ये जो समेशन है वो कहाँ से कहाँ तक देखो लिए हैं, तो हम यहाँ से i इज इक्वल टू 1 से लेकर के i इज इक्वल टू n तक, मतलब i हमारा क्या हो गया, इंटीजर, है ना। तो फर्स्ट वैल्यू से लेकर के nth वैल्यू तक, अब ये n का मतलब का कुछ भी हो सकता है, मान लो अगर 5th वैल्यू तक होगी तो हम यहाँ पर i इज इक्वल टू 5 रख देंगे, i मीन्स इंटीजर, ध्यान रखना। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बट जब आप न्यूमेरिकल जब आप लगाओगे ना, तो आपको ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया फाइनल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अच्छा, या मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। अब देखो, अब आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, बात मेरी समझना, आपकी जो फाइनल रिजल्ट होगी, अब आपको कैसे पता, मान लो आपने कहा कि ठीक है मेरा एरर आ गया, मेरी बात थोड़ी देर के लिए समझो, ठीक है। आपने कहा सर कि मेरी जो ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू ना, थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझो, जो ट्रू वैल्यू थी वो मान लो एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, मान लो 6.5 है, चलो एक हम कंप्लीट वैल्यू ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, मान लो 7 मीटर हो, एक बात कह रहे हैं, ठीक है। और आपने
आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला, मान लो फर्स्ट बच्चे ने एब्सोल्यूट एरर निकाला, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझो। मान लो फर्स्ट बच्चे ने एब्सोल्यूट एरर निकाला, तो उसने कहा कि सर मेरा सर जो एरर आया है वो सर मेरा जो एरर आया है वो मान लेते हैं कि हमारी जो एरर जो वैल्यू आई है वो मान लो हमारी आई है, देखो इसको मान लो हमने कहा कि हमारी सर जो एरर आई है ना, हमने ये हमारी जो भी मीन वैल्यू थी, मेजर्ड वैल्यू थी, हम इसको लेकर के सॉल्व करते हैं, हम ये देख रहे थे उसमें हमारा एरर कितना आ रहा है। वो वैल्यू भी हमारी एग्जैक्ट नहीं थी, ठीक है, जो हमारी ट्रू वैल्यू जिसको हम लोग बोले थे, हम ये कह रहे हैं कि भाई ये भी हम यही तो देखना था कि इसमें एरर आ कितना रहा है, एग्जैक्टली कितना रहा, तो हमने उसके लिए ये सारी चीज़ें करी। और मान लो हमने कहा कि सर हमारा जो एरर आया मान लो 0.1 आ गया, समथिंग 0.1 आ गया। अब ये बताओ 0.1 या तो आप ऐड भी कर सकते हो, जैसे मान लो कि अगर आप किसी को अगर आप मेज़र कर रहे हो तो क्या कोई ज़रूरी है कि वैल्यू हमेशा जो है छोटी ही आएगी, मे भी बड़ी भी आ सकती है। तो अगर बड़ी आती है तो आप क्या करते हो, आप उसमें से आप अपनी जो आपकी जो ट्रू वैल्यू होती है आप उसमें से क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। भाई ट्रू वैल्यू में से क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो ना। और अगर मान लो छोटी आ जाती है, ठीक है, छोटी आ जाती है तो आप क्या करोगे, आप उस वैल्यू में अपने ट्रू वैल्यू में उस वैल्यू जो भी आपकी जो एरर आई है आप उसको उतना क्या करोगे, ऐड करोगे। नहीं समझे इस बात को, समझ रहे हो ना, मेरी बात समझो। मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके पास ये ट्रू वैल्यू थी, एरर मान लो आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई 0.1 mm आ गई। अब ये जो 0.1 mm आई है ना, तो मे बी आप इसको इसमें ऐड भी कर सकते हो, डिपेंड करता है ना, हम चेक करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू पता चलेंगी। या तो आप इसमें इसको ऐड भी कर सकते हो या तो आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो हम ये बोलने वाले हैं ना, यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो फाइनल रिजल्ट होगी मेजरमेंट की, ठीक है, क्या होगी, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि सर हमारी जो मीन वैल्यू थी, दैट मीन्स हमने कहा एक्स मीन में से हम क्या करेंगे, या तो हम प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, डेल एक्स मीन को प्लस करेंगे। यानी कि हमारा जो भी एरर आया है फाइनल, है ना, वो हम या तो प्लस करेंगे या तो हम माइनस करेंगे। तो अगर कभी भी देखो, आप जब न्यूमेरिकल आपने शायद अगर कहीं देखा होगा तो आप हमेशा देखोगे कि आपका जो न्यूमेरिकल है ना वो हमेशा इस तरीके से दिया रहता है, प्लस माइनस करके दिया रहता है, डेल करके यहाँ पर दिया रहता है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी जो है फाइनल रिजल्ट बता रहा होता है कि समथिंग कुछ एरर आया है और उस एरर में तो आपको या तो मीन वाले वैल्यू में आपको या तो ऐड कर दो तो आपकी एकदम सही वैल्यू मिल जाएगी, या उस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दो तब आपको सही वैल्यू मिल जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स हमेशा इस टाइप से दिए रहेंगे। और याद रखना कि हमारी ये जो मेजर्ड वैल्यू है ना, मान लेते हैं कि हमारी ये जो हमारी जो फाइनल रिजल्ट है वो मान लेते हैं एक्स है। फाइनल रिजल्ट क्या है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स है। तो देखो हम ये कह रहे हैं कि हमारी ये जो एक्स है ना, ये क्या होनी चाहिए, या तो देखो हम ये कहते हैं कि भाई या तो इसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो एक्स मीन प्लस डेल एक्स मीन से या तो छोटी होगी या तो इसके बराबर होगी। समझ रहे हो ना, ये इससे बड़ी तो नहीं हो सकती है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि x जो है, x इज इक्वल और इज लेस देन एक्स मीन प्लस डेल एक्स मीन, और ये जो हमारी x है ये इससे बड़ी होगी और या तो बराबर होगी किसके, एक्स मीन माइनस डेल एक्स मीन। ठीक है, ये जो x है ना, ये जो आपकी जो सही वैल्यू है, एग्जैक्ट एकदम फाइनल जो आपका रिजल्ट है, वो एक्स मीन माइनस एक्स मीन के बराबर या इससे बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो ये x की वैल्यू है वो एक्स मीन प्लस डेल एक्स मीन के बराबर या इससे छोटी होगी, है ना, ये वाली x इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो ये कभी कभी इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में भी कभी कभी दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये हमारी फाइनल रिजल्ट है, समझ रहे हो। देखो इसको भी हम लोग जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बाकी के जो दो बचे ना, देखो मेरी बात समझो, बाकी के दो कुछ नहीं, बाकी के दो देखो इसके प्यादे हैं। मतलब ये जो आपका जो रिलेटिव एरर है, ये जो आपका परसेंटेज एरर है, तो अगर आपको ये अगर आपने निकाल लिया, अब क्या हुआ कि हम इन्हीं एरर्स को क्या करें, हमारी ये जो मीन एब्सोल्यूट या जो फाइनल एरर है ना, हम इसको रिलेटिव एरर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसको परसेंटेज एरर के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे दो एक्स्ट्रा और हो गए, समझ गए हरी बात में, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एरर को रिलेटिव टर्म्स में, रिलेटिव एरर के टर्म्स में या परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिखने वाले हैं, है ना। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लो। चलो, आपको ये बात समझ में आई, आप यहाँ से चाहो तो इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, या अगर आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताया ना कि आप जो है चीज़ों को
नोट डाउन कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ना नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो, नेक्स्ट आप हेडिंग लगा लो जल्दी से। थर्ड हमारा जो हेडिंग था ना, कौन सा था, रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर देखो कुछ नहीं, सिंपल रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर लेते हैं, हम रेशियो ले लेते हैं। किसका किसका रेशियो ले लेते हैं, तो हमारी जो भी ये मीन एब्सोल्यूट एरर आई है, ठीक है, और जो भी हमारी मीन है उसका जो भी हमारा रेशियो होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या हो गया, आपको आगे बात समझे, सिंपली डेफिनेशन के बेस्ड पर है। हम ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू है जिसको हम लोग मीन बोल रहे हैं ना, मीन वैल्यू बोल रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे लोग आप लोग। ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, चलो थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज़न दूर करते हैं आपकी। मेजर्ड, जिन बच्चों का कन्फ्यूज़न दूर है वो आगे बढ़ो, ठीक है, जिन बच्चों का दूर नहीं है वो देखो। मैंने कहा कि आपके पास रैंडम एरर थी, रैंडम एरर का आपने क्या किया, मीन निकाला, देखे थे ना, मीन निकाला। तो हमने जो मीन निकाला ना रैंडम एरर का, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग, ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। अब समझो बात को। फिर आपने क्या किया, आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला। तो जितनी भी आपकी मेजर्ड वैल्यू थी x1, x2, x3, आप उन सभी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का जो एरर निकालोगे वो हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल x से। क्या बोल रहे थे, डेल x1 है ना, डेल x2 है ना, फर्स्ट वाले मेजर्ड वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड वाले मेजर्ड वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल x2, डेल x3, इस तरीके से। अब हमने इन सभी का क्या कर लिया, इन सभी एब्सोल्यूट एरर का यानी कि डेल x1, डेल x2, डेल x3 का हमने मीन ले लिया, इनका मीन ले लिया, इनका। तो अगर हम इनका मीन लेंगे है ना, तो हमें मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम लोग बोलेंगे डेल एक्स एम या डेल एक्स मीन, इसको हम लोग बोल रहे हैं डेल एक्स मीन, ठीक है। तो हमने क्या कहा, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल एक्स मीन टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू दैट मीन्स मीन, जिसको हम लोग बोल रहे थे एक्स मीन, केवल बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, देखो एक्स मीन, डेल एक्स टू, डेल एक्स थ्री अलग है और डेल एक्स मीन अलग है। ये एक्स, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है ना। तो आ रही बात में, इसको लिख लो साइड में कहीं अपने कॉपी के साइड, राइट वाले साइड में, है ना, जहाँ अभी खाली जगह हो। तो हम ये कह रहे हैं, देखो हमने ये कहा कि सर रिलेटिव एरर जो हमारी होगी ना, समझ लो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, देखो कितनी हो जाएगी, हम ये कह रहे हैं कि डेल एक्स मीन अपॉन एक्स मीन, दैट इज रिलेटिव एरर। आगे बात सुने, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो जल्दी से। आपकी जो फोर्थ हेडिंग है वो है परसेंटेज एरर। कुछ नहीं भाई, क्या ही है मतलब परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब कौन नहीं जानता है, ये बता दो मेरे को, सभी बच्चे आई होप जानते होंगे। क्या हुआ कि इस रिलेटिव एरर का आप क्या कर लो, परसेंटेज ले लो। क्या कर लो, इस रिलेटिव एरर का क्या कर लो, परसेंटेज ले लो। दैट इज आपकी कहलाएगी परसेंटेज एरर। दैट मीन्स परसेंटेज एरर, दैट मीन्स ये देखो आपका हो जाएगा डेल एक्स मीन अपॉन एक्स मीन, यानी कि जिसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रू वैल्यू, इंटू 100, और 100 अगर आपने लगाया है तो आपको इंटू 1/100 भी करना पड़ेगा। अरे सर डायरेक्टली कर दो, हाँ, तो इस 1/100 की जगह देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज। 1/100 का ही मतलब क्या होता है, परसेंटेज। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा था थ्योरेटिकल पोर्शन ना। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। तो अगर आपको रेस्ट लेना है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लो, बाद में देखना है तो बाद में देखो, लेकिन देखना, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें चीज़ों को फिनिश करनी है, इसलिए आगे बात में। चलो, तो इतनी चीज़ों को आप जल्दी से रिवाइज कर लो। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन की। चलो भाई देखो, आते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पर। देखो जी, बात करते हैं अपने इस न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.7 है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। देखो कैसे क्या वो सारी चीज़ें कैसे किया गया, अब आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। कह रहा है कि ना पीरियोडिक ऑसिलेशन इन सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम मतलब समझो ना, वो आपकी जो वो होती है ना घड़ी, देखे वो, जैसे जस्ट लाइक वो एक जो पहले जो अभी भी आती है भाई, जो ऐसे इस तरीके से, जो है इस तरीके से ऐसे झूले की तरह से झूलता था, ये ऐसे टुन 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 इस तरीके से ना, दैट इज हमारा वो पेंडुलम है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम का मतलब मैंने आपको बताया भी था। इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.3 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ये आपकी इतनी सारी
ना मेजरमेंट दे दी गई है। समझ में आ गई ना। तो ये हमारा यहाँ से मैं रैंडम एरर, समझ में आ रही बात, यहाँ से हमारा रैंडम एरर मिलेगा क्योंकि देखो बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू आ गई। तो कह रहा है कि कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है ना, और परसेंटेज एरर। आपको ये सारी तीनों चीज़ें वैल्यू फाइंड आउट करनी। सिंपल। आप मेरे को ये बताओ, अगर आपको रिलेटिव निकालना हो, एब्सोल्यूट निकालना हो, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इन सभी का मीन। क्लियर है बात? इन सभी का आप क्या निकालोगे? मीन। और वही मीन हमारी क्या होगी? वही मीन हमारी होगी ट्रू वैल्यू। क्या हो जाएगी बच्चे? ट्रू वैल्यू। चलो, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, सर हम इनका सबसे पहले निकालते हैं मीन वैल्यू। ओके, देखो, तो हमने कहा सर हमारी जो मीन होगी, है ना, अब मीन को जो है हम ले लेते हैं XM से ले लेते हैं। समझ में आ गई बात? इन सारी वैल्यू को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XM, दैट मीन्स एक्स मीन। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, अच्छा बेसिकली देखो ये हमारा टाइम है ना, तो टाइम है तो भाई टाइम के लिए हम लोग बेसिकली ले लेते हैं TM, एक्स नहीं लेते हैं। समझ में आ रही बात? हम टी ले लेते हैं भाई, टी लो, अपना नाम मान लो, अपने नाम का पहला लेटर मान लो, आपको जो प्यारा है उसके नाम का पहला लेटर मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी। हम टी मीन मान लेते हैं क्योंकि बेसिकली यहाँ पर सेकेंड से रिलेटेड है, तो हम टी, इसलिए हमने टाइम से रिलेटेड चीज़ों को ले लिया। तो इसका मीन निकालो, देखो कितना हो जाएगा। तो ये आप इसको ऐड करके हमें सब डिवाइडेड करना है। तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 एंड 2.80। चलो इनको ऐड करो, देखें जल्दी जल्दी ऐड करो। डिवाइडेड बाई कितने, देखो 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5। कर लिया, बताओ कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? तो ये आपका आएगा, जब आप इसको डिवाइड ऑलरेडी ऐड करके जब डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आएगा 2.624 सेकेंड। अच्छा ये बताओ, थोड़ी देर के लिए आप मेरे को आंसर बताओ कि क्या ये सही है? आपने क्या राउंडिंग ऑफ करना नहीं सीखा है? सीखा है ना, आपने सिग्निफिकेंट फिगर निकालना सीखा है ना। हाँ, तो ये गलत है। तो क्या लिखोगे? TM इज इक्वल टू, आप ये नहीं लिखोगे, TM इज इक्वल टू आप ये लिखोगे। आप ये बताओगे कि देखो जो हमारा जो मैक्सिमम जो डेसिमल है वो कितने प्लेस तक लगाएगा? भाई वो 2 डेसिमल प्लेस तक लगाएगा। तो आप भी कहाँ तक लगाओगे? आप भी 2 डेसिमल प्लेस तक लोगे। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो होगा 2.62। ध्यान समझना, ठीक है क्या? सेकेंड। ये आपका टी मीन होगा, ये हम नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक, ये हमारा मीन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। यही तो हमारी ट्रू वैल्यू है। अब देखो क्या कह रहा है कि चलो भाई एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो बताओ एब्सोल्यूट एरर आप इसका भी निकालोगे, इसका भी निकालोगे, आ गई ना। इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू की हम लोग क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, है ना, पांचों का निकालते हैं। चलो, तो एब्सोल्यूट एरर की हम बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच इंडिविजुअल वैल्यू, दैट मीन्स ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, देखो जिसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा T1, इसको मान ले रहे हैं, है ना। तो डेल्टा T1 देखो कितना हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारे पास देखो है क्या, हमारे पास है 2.6, ये 2. ठीक है, वैल्यू यहाँ पर रख दी जा रही है। तो कितना देखो हमारा जो है पहला कितना है 2.63 सेकेंड, और माइनस, ये सेकेंड है, माइनस देखो हमारी जो मीन आई है, यानी कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है देखो कितनी है 2.62। तो ये में भी देखो हमारा जो है ना, मतलब हमारा जो फाइनल एरर, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर होगा वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो इंडिविजुअल वैल्यू है ना, ये हमारी में भी निगेटिव और ये में भी पॉजिटिव हो सकती है। तो आप सब ट्रैक कर दो, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.01, 6362 है तो 0.01 हो जाएगा क्या? सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली देखो अगर हम बात करें T2 की, तो T2 मतलब सॉरी डेल्टा T2, तो डेल्टा T2 देखो आपका कितना हो जाएगा? आप ये कह दो कि 2 समझ रहे हो ना, ये चीज़ आप कर वीडियो को पॉज करके चलो जल्दी से करो। 2.56 माइनस का 2.62, आप इसको अगर सब ट्रैक कर दोगे डेल्टा T2, दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा माइनस का 0.06 सेकेंड। ये बात आ रही है समझ में? सिमिलरली आप निकाल सकते हो डेल्टा T3 निकाल सकते हो। तो कितना देखो, कितना डेल्टा T3 का मतलब कि 2.42 और माइनस मीन वैल्यू हमारी कितनी है 2.62। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2.4 माइनस का 20, ठीक है, माइनस का ही आएगा ना, ओके, क्योंकि ये बड़ा है भाई। अच्छा, सिमिलरली आप डेल्टा T4 निकाल लो। तो डेल्टा T4 अगर आप निकालोगे दैट मीन्स आपने कहा 2.71 माइनस
मीन कितना है 2.62 इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 7 1 और 6 2 कितना आ जाएगा 9, तो 0.09 सेकेंड। सिमिलरली एक और आपका बच गया डेल्टा T5, तो T5 दैट मीन्स 2.80 माइनस 2.62, ठीक है 62 है 80 है, तो लगभग 18 का डिफरेंस है, यानी कि 0.18 सेकेंड। आ रही बात में? तो ये आपने जो है एब्सोल्यूट, यानी कि आपने जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है वो आपने सारे के सारे निकाले, लेकिन जब मीन एब्सोल्यूट आप एरर लोगी तो आप इनको सारे को कैसे लोगे, आप इनकी जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ये आपने इतना निकाल लिया। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं क्या, अब हम बात कर लेते हैं इनके मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो मीन एब्सोल्यूट एरर देखो कितना हो जाएगा, ये बात आ रही है ना आपको समझ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। देखो हम ये कह रहे हैं ना मीन एब्सोल्यूट एरर, तो क्या कर देंगे इन सभी का हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, है ना। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि डेल्टा T1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T4 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T5 अपॉन 5। बोलो ये तो होगा, सभी वैल्यू रख लो, देखो पॉजिटिव वैल्यू रख लो, तो देखो कितना है 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। आ रही बात समझ में, कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लो, तो इन सभी को ऐड करके डिवाइड कर देना है ना। तो देखो कितना आ जाएगा 0.1 में तो जाएगा नहीं, 0.108, ठीक है क्या सेकेंड। आप ये बताओ कि क्या ये सही है, सोचो सोचो थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या ये सही है, नहीं क्यों, क्योंकि हमें डेसिमल के कितने पोजीशन तक चलना है 2 पोजीशन तक, तो 1 2 यहाँ तक लेना पड़ेगा, यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो अब ये देखो 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो ये अपना इसको 1 दे देगा, राउंडिंग ऑफ कर लेंगे तो 0.11 सेकेंड, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है। तो आप ये बताओ कि अगर अपनी फाइनल वैल्यू अगर लिखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, मे बी इतना ऐड भी करना पड़ सकता है अपने मीन वैल्यू में, समझ गए बात को, या इतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये हमारी, अब हमने एग्जैक्टली हमें पता चल गया कि हमारी एरर कितनी है, इतनी है, तो अब मे बी ऐड भी कर सकते हैं, अगर कम होगा तो हमें ऐड करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा होगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आ रही बात में? तो देखो हम ये क्या देंगे, सो हमारा जो फाइनल वैल्यू होगी, है ना, फाइनल मेजर्ड हमारी जो वैल्यू होगी वो देखो कितनी हो जाएगी। तो हम क्या बताए थे, हमने कहा कि फाइनल हमारा जो टी होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं टी मीन और माइनस या प्लस, ठीक है, और ये वाला क्या, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, डेल्टा टी मीन, डेल्टा टी मीन। बताओ ये हमने एब्सोल्यूट एरर में हमने आपको ये बताया था ना। तो देखो कितना हो जाएगा, तो आंसर आपका हमेशा ऐसे दिया हुआ रहेगा, या जब क्वेश्चन भी पूछेगा ना तो ऐसे ही दिया रहेगा, तो समझ जाना कि अच्छा ऐसे दिया हुआ है। तो देखो कितना हो जाएगा, टी मीन हम हमारे पास देखो कितनी थी 2.62 जो कि हमने मीन निकाला था, प्लस माइनस डेल्टा टी मीन देखो कितना आया है, तो 0.11 क्या ओवरऑल सेकेंड, ये आपकी फाइनल मेजर्ड वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखो रिलेटिव एरर भी पूछा है, परसेंटेज एरर भी पूछा, तो सबसे पहले आप रिलेटिव एरर निकाल लो। चलो रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर देखो कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये तो बोलते हैं डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन। बोलो ये तो होगा डेल्टा टी मीन देखो कितना है, तो डेल्टा टी मीन देखो कितना है 0.11 अपॉन टी मीन देखो कितना है 2.62। इसको डिवाइड कर लो, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 0.04198, ठीक है। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं सही है। कहाँ तक लेना है, तो देखो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है, हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड में हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो देख मिनिमम कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मिनिमम है हमारे पास 2, ठीक है। बट हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अच्छा हमारे फाइनल वाले आंसर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम बेसिकली कहाँ तक लेंगे, हम इसको लेंगे बेसिकली 2 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.004, ये तो होगा, समझ गए, 2 डेसिमल प्लेस तक हमें लेना है, इसलिए हम इतना ले रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारी देखो अपनी वो वाली वैल्यू देखो ना, जो ढेर सारी जो वैल्यू दी गई है कितने डेसिमल, ये रीज़न है। चलो आप इसका परसेंटेज एरर निकाल लो, तो परसेंटेज एरर देखो कितना हो जाएगा, तो इसी का हम परसेंटेज ले लेते हैं। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं क्या 0.04 इंटू 100
5% ऐसे तो लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, कितना हो जाएगा 4%, ये आ गया आपका। समझ में आ गई बात। तो कभी कभी आपका जो फाइनल आंसर है ना, वो ऐसे भी लिखा रहता है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, फाइनल, ऐसे ये हम ऐसे लिखना नहीं है बट बता रहे हैं आपको कि फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के टर्म में अगर हमें बताना हो तो देखो कैसे बताएंगे, यानी कि टी इज इक्वल टू, देखो तो टी इज इक्वल टू, जहाँ तक अभी आप ये जो टी मीन जो ले रहे थे ना, मतलब ये जो डेल्टा टी मीन ले रहे थे ना, आप इसी डेल्टा टी मीन का परसेंटेज ले लो, तो फाइनली टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.62 प्लस माइनस कितना आया है 4%, तो यहाँ पे आप क्या बना दो 4%, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर इस तरीके से भी कभी कभी देता है, या क्वेश्चन भी इस तरीके से देता है और पूछता है कि ये मतलब समझ रहे हो ये सारी बातें, ठीक है। अब देखो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको इसको करना है और आपको अपना आंसर इसके रिगार्डिंग मैच करना है, हम आपको आंसर भी मेंशन कर देंगे, बहुत ईजी है। बस सिंपल सा काम क्या है, कैलकुलेशन अपना स्ट्रांग बनाओ, डिवीजन सीखो, नहीं आता है तो डिवीजन सीखो, मल्टीप्लिकेशन सीखो, ये सब सारी चीज़ें सीखो, लेकिन स्ट्रांग बनाओ, अगर सीखे हो तो और जो है थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ, इनको जो है और स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। चलो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, लिखो इस क्वेश्चन को। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया और मैंने इसका यहाँ पर आंसर भी लिख दिया है, फर्स्ट का आंसर मैंने लिख दिया ताकि आपको पता चल सके, ठीक है, ये अपना चेक कर लेना। और सेकंड का मतलब सॉरी थर्ड का मैंने लिख दिया ना। एब्सोल्यूट एरर आपको हर एक का निकालना पड़ेगा भाई, मे भी किसी का प्लस में भी किसी का माइनस आएगा। अब लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज़ नहीं पूछा है, लेकिन आपको उसको निकालना ही पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, बिना मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले आप परसेंटेज एरर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपको जो है मीन एब्सोल्यूट एरर मस्ट है कि निकालना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना और चेक करना कि आपका जो परसेंटेज एरर है वो आपका 4% आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो इतनी बात आपको समझ में आई, एरर का मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कि जब दो एरर जब आपस में ऐड किए जा रहे हो तो कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हो तो उसका बेसिक सा फॉर्मूला है। जिन बच्चों को अगर फॉर्मूला ही अगर केवल याद रखना होगा, है वैसे देखो कुछ नहीं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं अगर लगता है कि नहीं ये फॉर्मूला कैसे आए, इनका डेरिवेशन कैसे हुआ, तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, केवल बिल्कुल फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, तो हम चारों फॉर्मूले मेंशन कर देंगे, आप उनको याद रख लो ना, उसके बेसिस पे आराम से अपने मेरिकल्स को लगा सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हमें इनके डेरिवेशन देखने हैं, हाँ कभी कभी होता है कि जब होम एग्जाम दोगे ना, जब स्कूल में जाओगे एडमिशन लोगे, जब आप होम एग्जाम दोगे तो वहाँ पर इनका डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आप जो बच्चे आप अपने हिसाब से अपना देख लेना, वैसे हम कहेंगे कि आप जो सारे बच्चे जो है इनका डेरिवेशन भी देखना कि डेरिवेशन कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसकी बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग रखते हैं यहीं पर। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ सर मेरे को ये सारी की सारी टॉपिक्स जो है समझ में आए हैं, या फिर यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, ठीक है। हमें लग रहा है कि थोड़ा सा बच्चों को एब्सोल्यूट एरर वाले में कन्फ्यूजन होगा। एब्सोल्यूट एरर वाले में ध्यान रखना कि जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो माइनस और प्लस दोनों में हो सकती है, लेकिन हमारा जो ओवरऑल जो हमारा जो परसेंटेज जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो कन्फ्यूजन कुछ नहीं, जो भी लगेगा आपको जैसा भी लगेगा आप अपने मतलब यहाँ से मेरे से आप जो है पूछ लेना, कमेंट करना, जैसा भी होगा आप मेरे को मेल करना, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा शेयर कर दो, ठीक है, ताकि वो भी देख सके, वो भी थोड़ी पढ़ाई कर सके। चाहते हो ना कि वो भी पढ़ाई करे, हाँ बिल्कुल, तो शेयर कर दो, ठीक है। चलो बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।